आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक खास पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो आज से करीब 10 साल पहले बीजेपी की गुटबाजी के बीच उभरे। इन 10 सालों में वो अपने राज्य में बीजेपी का इकलौता चेहरा बन गए। उन्होंने अपनी सादगी और भदेसपन को अपनी ताकत बनाया, विकास के लिए एक मॉडल भी बनाया और उनके प्रशंसक याद दिलाते रहे कि विकसित गुजरात के मुकाबले एक बीमारू राज्य को विकास के नक्शे पर खड़ा करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन आज इस सबसे अजब गजब राज्य के ये नेता एक अजीबोगरीब मुश्किल में फंसे हैं। इसके बावजूद हमारे खास मेहमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको अक्सर मुस्कुराते हुए मिलेंगे। फिलहाल आप मुस्कुरा रहे हैं, धन्यवाद शिवराज जी, आपने समय दिया। आपसे जरूरी सवाल हम सब पूछेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इनके सफर पर एक रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीजेपी के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनता में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान। सीहोर जिले के छोटे से गांव जैत में साधारण परिवार में शिवराज का जन्म हुआ। पढ़ाई में बेहद तेज और लोगों से जल्दी ही घुल मिल जाने के मिजाज ने शिवराज को बचपन से ही मशहूर बना दिया। 9 साल की उम्र में शिवराज ने लोगों की समस्याओं को लेकर जुलूस निकालने शुरू कर दिए थे। लोगों के लिए समर्पण और धारदार धारा प्रभा भाषणों ने शिवराज को कम उम्र में ही राजनीति में ला दिया। दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट में शिवराज ने गोल्ड मेडल हासिल किया। शिवराज छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े और फिर आरएसएस और बीजेपी से। छात्र राजनीति के दौरान ही शिवराज ने इमरजेंसी का विरोध किया और कई महीने जेल में रहे। शिवराज ने राजनीति को जनता की सेवा के मौके के रूप में लिया और इसीलिए वो कभी नाकामयाब नहीं हुए। 1991 में शिवराज पहली बार विदिशा से सांसद बने, 5 बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन शिवराज की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया 2005 में, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवराज ने अपनी काबिलियत से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से जुझारू राज्य बनाया, विकास के एजेंडे को सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया, निवेश का माहौल बनाया, लड़कियों और महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी, कन्याधन, जननी सुरक्षा नाम की योजनाएं लाए। महिलाओं और बच्चियों में शिवराज इतने मशहूर हो गए कि उन्हें मामा कहा जाने लगा। छप्पन साल के शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन ना तो उनकी सादगी में कमी आई और ना ही उनके काम के अंदाज में अहंकार दिखा। आज भी लोगों के बीच शिवराज जाते हैं तो एकदम उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अरे बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ला 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 फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार देश के सबसे बड़े और चर्चित व्यापम भर्ती घोटाले में घिरी हुई है। शिवराज पर तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन वो खुद को बेदाग बता रहे हैं। शिवराज जी, आप भजन अच्छा गाते हैं, इस पर हम लोग आपसे आगे सवाल पूछेंगे, लेकिन जो राजनीतिक भजन है उसके सवाल हो जाएं। ये जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, व्यापम, आप इसका नाम ही बदल देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि नाम बदल देने से ये जो दाग है ये धुल जाएगा? ये किस तरह की कोशिश है? देखिए, सबसे पहली बात तुम ये बताऊं कि जिसको महाघोटाला कहा जा रहा है उसके बारे में भ्रम है। 2005 में अंत में मैं मुख्यमंत्री बना। उसके पहले भर्ती परीक्षाओं की कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं नहीं थी। अगर पुलिस में भर्तियां होनी थी तो आईजी और एसपी भर्तियां करते थे।
शिक्षकों की भर्तियां जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सीओज और एक शिक्षा समिति होती थी वो करती थी। पटवारी की भर्तियां होती थी तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर मिलकर करते थे। कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं थी। मैंने भर्ती परीक्षाओं में ये फैसला किया कि हम व्यवस्थाओं को ट्रांसपेरेंट करेंगे। मेरिट के आधार पर भर्ती हो, इसकी व्यवस्था हम बनाएंगे। जैसे एक ही उदाहरण मैं दूंगा, पुलिस की भर्ती हमने 2 जगह कर दी। फिजिकल पुलिस वाले करेंगे, लेकिन जो लिखित परीक्षा होगी वो दूसरी जगह होगी, और फिजिकल में भी वीडियोग्राफी होगी। और अगर दौड़ाएंगे तो पाँव में RF टैग बांध कर दौड़ाएंगे ताकि कंप्यूटराइज स्पीड निकल के आ जाए और कोई बेईमानी ना हो सके। ऐसी हर एक परीक्षा, चाहे वो शिक्षकों की हो, भर्ती की जो परीक्षा थी, चाहे वो वन रक्षक की हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हो, हमने तय किया कि 12वीं में जो जिसके गांव में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी। नंबर 1 अगर इनकार करेगी तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हमने भर्ती की एक पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने का काम किया। फिलहाल तो सवाल ये है कि क्या आप समझ रहे हैं कि नाम बदल देने से सब कुछ नाम बदल बदलने जाएगा? का सवाल नहीं है, ना नाम बदला है। हम लोगों ने व्यवस्था को और ठीक करने की कोशिश और काम किया है, और पिछले 6 महीनों में जो काम वहाँ हुआ है उसके कारण ISO सर्टिफिकेट भी व्यापम को मिला है। तो आप ये कह रहे हैं कि नाम बदलने की कोई योजना नहीं है, ये एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं मुझे। राशिद किदवई हमारे साथ भोपाल से ही आए हुए हैं। क्या वजह रही कि एकदम से ये व्यापम का मामला बहुत तेजी से उछला तथा संदिग्ध हालात में कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ हत्याओं के भी आरोप लगे? तो क्या इसके पीछे आपको लगता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, अंदरूनी था, या बाहर से हुआ? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं केवल 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। कुछ तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एक के बाद एक मृत्यु हुई, और विशेषकर हमारे भाई अक्षय जी, उनकी मृत्यु हुई। उसके कारण लोगों का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी। 10 साल से मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। मैदान में कांग्रेस मुझे पराजित अभी तक कभी नहीं कर पाई। अभी 20 दिन पहले भी जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर जीत के आई है। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिनमें राजा भी रहे हैं, महाराजा भी रहे हैं, जो ये मानते थे कि मुख्यमंत्री रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक छोटे से परिवार का, गांव में रहने वाला साधारण परिवार का नौजवान मुख्यमंत्री 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, उसको मैदान में नहीं हटा सकते। तो आरोपों की भट्टी में जलाने की कोशिश करो, छवि खराब करो, प्रतिमा खंडित करो, और एक लंबे समय से लगातार कांग्रेस एक के बाद एक झूठे आरोप लगाती जाती। एक असत्य निकलता तो दूसरा लगाती, दूसरा सत्य निकलता तो तीसरा लगाने का वो प्रयास करते हैं। और मुझे तकलीफ केवल इतनी है कि उनके जो आरोप होते हैं वो शिवराज को बदनाम नहीं करते, शिवराज से ज़्यादा मध्य प्रदेश की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। ये मेरे लिए तकलीफ की बात है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तकलीफ की बात है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने आपके इंटरव्यू और भी देखे हैं, एक तो आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि सवालों के आप सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सीधे जवाब दें, क्योंकि आपके इंटरव्यूज बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं एक बात का खंडन तो कर दूं आपका, जरूर, कि परेशानी का कोई सवाल ही नहीं है। परेशान होता तो आपके सामने आता कौन? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गवर्नर की बात करें। गवर्नर अक्यूज नंबर 10 हैं, गवर्नर पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? गवर्नर को बचाने की आपको क्यों लगी रही? क्या इसमें ये बात थी कि अगर गवर्नर जाते हैं तो अगला नंबर मुख्यमंत्री पर आता है? क्या ये डर था कहीं? देखिए, डर का तो कोई सवाल ही कहीं से कहीं तक नहीं है, और इसलिए इस व्यापम की जांच के बारे में गवर्नर वाले सवाल, हाई कोर्ट में लोग गए, हाई कोर्ट ने कहा जांच ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच ठीक है, CBI को भी दिया है। तो हमने इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि अगर कहीं संदेह की सुई भी आपकी तरफ उठे तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर कोई जरा सी भी संदेह की सुई उठी है तो फिर CBI जांच कर ले। हमने प्रार्थना की हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। हाथ कंगन को आरसी का, सांच को आँच कहाँ, और इसलिए उसका सवाल ही नहीं है। जहाँ तक गवर्नर साहब का सवाल है, गवर्नर का पद संवैधानिक पद है। मैंने प्रारंभ से ही कहा है कि उस पद के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ। पर आपको नहीं लगता कि आपको गवर्नर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था? हाई कोर्ट के बाद इस पर बात करनी चाहिए थी। केंद्र में सरकार आपकी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो जो फैसला करेंगे वो सामने आएगा। पर देखिए कि कांग्रेस के तो सारे राज्यपाल आपने हटा दिए, इनमें क्या खास बात है? इनसे कोई आपकी अच्छी जान पहचान है, या आपको लगा कि नहीं इनकी उम्र बहुत हो गई है, इनको रखे रहें? क्या कोई तो एक बात रही होगी? नहीं, ये फैसला भारत सरकार करती है। इसमें आपकी कोई राय नहीं थी क्या, या आपकी राय आप बताना नहीं चाहते? गवर्नर कभी भी मुख्यमंत्री तय नहीं करते। या बिल्कुल सही है, पर आपकी क्या राय है कि अगर
मैंने शिवराज जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कहीं नाम कह नहीं रहा, ये किया है मैंने, जांच कौन ने करवाई? तो अगर ये इसकी जांच अगर शुरू हुई है मेरे मित्र देवांग जी, तो ये जांच शिवराज सिंह चौहान ने करवाई है। ना तो मीडिया को पता था, ना कांग्रेस को पता था। ये जब मैंने जांच करवाई तब लोगों के सामने आया, और जांच इसलिए करवाई कि छोटी भी गड़बड़ है तो वो सामने आनी चाहिए। मैं केवल एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, 1,07,00,000 बच्चों ने परीक्षाएं दी, भर्ती परीक्षाएं। उनमें से 3,54,000 का सिलेक्शन हुआ, और जो गड़बड़ पाई गई वो गड़बड़ पाई गई 1,641 में पीएमटी के मिला के, जो 0.01% होती है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ऐसी जांच किसी भी प्रदेश में कर लें, ऐसी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो निकल जाएगी। पर आप लेकिन जांच तो कराने आपकी जो वाला बात फिर कह मैं- रहे- फिर आपकी मैं जो- कहना चाहता हूं कि मैंने जांच कराई। जी हाँ, सवाल जो था उसके जवाब के तौर पर मैं आपकी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि मैं जांच करवाऊंगा, मैंने लगातार जांच करवाई है, पर गवर्नर कुछ कर रहे होंगे तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। गवर्नर के पद को मैं संवैधानिक पद है इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूं। देखिए, एसटीएफ ने जांच की, जांच में जो तथ्य उनको मिले उसके आधार पर एफआईआर हुई, उसके आधार पर कार्रवाइयां हुई। उसमें और किसी तथ्य का सवाल ही नहीं। गवर्नर को छोड़कर मैं सबकी जांच कराने को तैयार हूं, कह रहे हैं शिवराज सिंह नहीं, चौहान। मैंने केवल इतना कहा है कि जो जांच हुई है वो सबके सामने है। जांच एसटीएफ ने की, उसके बाद एफआईआर हुई, उसके बाद हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला दिया। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा गवर्नर के पद पर एक मुख्यमंत्री का कहना उपयुक्त नहीं है। मेरा ये पूछना था आपसे कि इस मामले में बहुत से छात्र भी आरोपी हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी गिरफ्तार हुए हैं। भाई, ये जो आपका व्यापम है, ये तो पूरी तरह से एक तरह सत्ता और दलालों का खेल था कुल मिलाकर। तो इसमें ये लोग तो बेकसूर लोग फंस गए, तो इनके बारे में आपने कभी कुछ सोचा है? आपके मन में कोई बात है? देखिए, हम लोगों ने इस जांच को एसटीएफ को सौंपा, और मैंने जैसा अभी निवेदन किया कि कुल मिला के ऐसे मामले निकले 1,07,00,000 भर्ती पर जो भर्तियां थी उसमें भाग लिया लोगों ने, विद्यार्थियों ने। उनमें से 1,641 0.01%। अब ये एसटीएफ ने जो जांच की उसके आधार पर जो लिंक्स उनको मिले, उसके आधार पर उन लोगों को आरोपी बनाया। उस जांच में हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। बीच में इस जांच की मॉनिटरिंग आई हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट ने फैसला किया कि इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे, और एसटीएफ अगर रिपोर्ट करेगी तो वह हाईकोर्ट को करेगी, वो राज्य शासन की रिपोर्ट नहीं करेगी। अब उनने जिनको आरोपी माना, एसटीएफ ने जो तथ्य थे उसके आधार पर कार्रवाई हुई। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये तथ्य भी गलत गया कि इतने लोग गिरफ्तार हैं। कुल मिला के 2,600 के आसपास आरोपी बने, उनमें से 2,200 पकड़े गए, उनमें से 1,860 की जमानत हो गई, जिनमें विद्यार्थी थे, छात्र थे, उनके अभिभावक थे। लेकिन जो मेन रैकेटियर या इस तरह के जो लोग थे वो जेल में हैं। शिवराज जी, इसमें कहीं आपको लोग वहाँ मामा जी कहते हैं, मामा जी का मतलब आप परिवार से जुड़े हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, पर इस सब में जो भी जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, निर्दोष छात्र हैं, उनका हिस्सा छूट जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनाई दे रही, उनकी तरफ आप मुखातिब नहीं है। नहीं, किन की तरफ मुखातिब नहीं? जो छात्र हैं, जो निर्दोष हैं। देखिए, निर्दोष के खिलाफ तो कार्रवाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक जांच एजेंसी जब आपने तय कर दी और उसने जांच की, तो वो जांच में जो भी तथ्य मिले उसके आधार पर कार्रवाई हुई। और मैंने कहा कितने हैं वो संख्या मैंने आपको बताई। शिवराज जी, मैं इस सवाल को और खोल देता हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह का एक घोटाला हुआ हरियाणा में, जहाँ चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे वो जेल में गए, बड़े अधिकारी जेल में गए। यहाँ बड़े पैमाने पर आपके राज्य में आत्महत्याएं हुई क्योंकि आपने पाया कि यहाँ तो बहुत बड़े लोग शामिल हैं, आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो आपने चेहरा घुमाया उन लोगों की तरफ जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, वहाँ परिवार टूटे, शादियाँ टूटी, लोगों ने आत्महत्याएं की। तो एक तरीके से आपने कुछ लोगों को बचाने के लिए, उन पर असर कम करने के लिए आपने इस तरफ नज़र मोड़ी। अगर ये मैं कहूँ तो इसमें गलत है क्या? क्योंकि हरियाणा में भी, हरियाणा में इस तरह से की जब वो हुई तो इस तरह से बड़े पैमाने पर आत्महत्या नहीं हुई। जी, आप बिल्कुल गलत हैं। गलत इसलिए हैं आप कि आप कह रहे हैं किसी को बचाने के लिए। इसमें किसी को बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर किसी को बचाना होता तो जांच होती क्यों? जांच के लिए किसी ने कहा था क्या? जांच तो जैसे मुझे पता चली कि पीएमटी की परीक्षा में कुछ फर्जी छात्र बैठ रहे हैं, उन फर्जी छात्रों को पकड़ा गया, तो हमने कहा कि इनके पीछे कौन है। और उनके पीछे जो था, जब उसको पकड़ा तो पता चला कि ये भर्ती परीक्षा तक गया है, और इसलिए हमने एसटीएफ को जांच की। मेरे मित्र देवांग जी, अगर किसी को बचाना होता तो जांच की कहने मुझसे कोई नहीं आया।
ये जांच मैंने खुद करवाई थी, इसलिए ना तो किसी को फंसाया गया है और ना किसी को बचाया गया है। जो तथ्य थे उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। आपसे अगला सवाल पूछें उससे पहले आप ये सुन लीजिए, आप ही की पार्टी की बड़ी नेता हैं, आपकी खास बहन है, देखिए इनका क्या कहना है। चिंतित हो रही हो फिर से इन मामलों को लेकर के, तो वो कोई रास्ता निकाले और राज्य के लोगों को चिंता और भय से मुक्त करे। क्योंकि मैं स्वयं भयभीत होती हूँ कि पता नहीं किस दिन मैं इज्जत धज्जियां उड़ जाएंगी, किस दिन अखबार में पहले आ जाएगा, बाद में कोर्ट में जाएगा। आपकी बहन कह रही है हमारी कि बहन तमाम को आपकी कोशिशों, दिक्कत ये है कि सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। मीडिया के मित्र बहन को पूरा तो दिखाते ही नहीं, जो मतलब का वो दिखाते हैं। अगर पूरा सुनेंगे तो उन्हें आपकी अदालत में जब सवाल पूछा गया, नहीं ये आपकी अदालत नहीं है, ये एक नहीं, ये आपकी अदालत है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पूरा वर्जन अगर सुनेंगे तो उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है और उन्होंने कहा है क्या कहा ये उन्होंने ये वो कह रहे हैं कि मैं तो डर ही रहती हूँ, लोग में भय का वातावरण है। आप कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं आप उनके पास जाते बैठते, उनसे समझते कि क्या गड़बड़ कहाँ रह रही है? ये आपको बता के बैठेंगे क्या उनके पास? हम रोज बैठते हैं जब जरूरत होती है तब। तो उसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं फिर तो मामला गड़बड़ है शिवराज जी। अगर उसके बावजूद ये अगर ऐसा कह रही हैं तो इसका मतलब मामला कहीं गड़बड़ है। उनकी बात सुन के तो यही ध्वनि निकलती है। मेरी उनसे कई बार चर्चा हुई है, हम लोग साथ बैठे हैं और उन्होंने उसको सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त किया है। और इसलिए अगर कोई गड़बड़ होती तो वो आपसे भी कहती, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये स्पष्ट किया कि एसटीएफ की जांच अच्छी हुई है, ट्रांसपेरेंट हुई है, उसकी तारीफ भी उन्होंने की है। उन्होंने पहले कहा था कि इसको सीबीआई को भी दिया जा सकता है, अब सीबीआई को दे दिया गया मामले में। उन्होंने ये भी कहा कि चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। इस पर हम लोग आएंगे, पर प्रदीप जी आप अपना सवाल पूछें जी। आपने पारदर्शिता की बात की कि 2005 में आप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद इस तरह की भर्तियों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। 2007 में ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि ये घोटाला बड़े पैमाने पर और ऑर्गेनाइज्ड घोटाला है। इसमें सरकार में बैठे बहुत से लोग शामिल हैं, आपके कैबिनेट के सहयोगी शामिल, आपके अधिकारी शामिल, आपके निजी सहायक शामिल। तो ये किस तरह की पारदर्शिता है, कैसा सुशासन है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं और इतना बड़ा घोटाला इतने लंबे समय तक चलता रहा? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऑर्गेनाइज घोटाला 2007 या 2000 के पहले चल रहा था। पहले जो गड़बड़ हुई वो पीएमटी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ हुई और वो मुन्ना भाई टाइप की गड़बड़ हुई कि एक की जगह दूसरा बैठ गया। जब ये पता चला तो 2007 में पकड़े गए ऐसे जो मुन्ना भाई टाइप के लोग थे, 9 में 11 में वो गिरफ्तार हुए। लेकिन होता ये था कि उनको पकड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती थी, वो जमानत पे छूट जाते थे और जिनकी परीक्षा, जिनके बदले वो बैठते थे, उनकी परीक्षा निरस्त हो जाती थी। 2013 में हमने ये फैसला किया, खुद मैंने ये फैसला किया कि पीएमटी की केवल जो परीक्षा में छात्र बैठते हैं उनको नहीं, उनके पीछे कौन है इसको देखने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आपके जो नज़दीक लोग थे, मैं कैबिनेट के साथी, आपके निजी सहायक, वो ये काम कर रहे थे, आपको खबर क्यों नहीं? मैं पूरी बात कर लूँ कि पहले पीएमटी में ये फर्जीवाड़ा होता था, तब वो गिरफ्तार भी हुए हैं। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो पीएमटी की परीक्षा में जब गड़बड़ हुई तो विद्यार्थी पकड़े गए और पकड़ने के बाद कार्रवाई हुई। लेकिन भर्ती की परीक्षा में, क्योंकि ये भर्ती की जो व्यवस्था बनाई थी, ये बनाई हमने 2007 में थी। इसके पहले तो खुला खेल फर्रुखाबादी होता था। और उसके बाद जब हमने इस गैंग को पकड़ा जो फर्जी छात्रों को बिठाता था, तब ये पता चला कि 2012 में, 2013 में भर्ती परीक्षाओं में भी गड़बड़ हुई है। हमने 2013 में पकड़ ली और पकड़ने के बाद जो भी थे, अब ये तो मैं कहता हूँ आज पूरे जिम्मेदारी के साथ कि व्यापम की जांच पर मुझे अफसोस नहीं, मुझे गर्व है कि हमने जो भी उसमें पाए गए तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की, एसटीएफ ने कार्रवाई की, गिरफ्तार हुए लोग। पर इनके सवाल पर रहे कि अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं होता तो कैसे सब गिरफ्तार हो? आपके मंत्री एक जेल में हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, सुदर्शन जी का नाम आ जाता है, सोनी जी का नाम आ जाता है, वो आरएसएस के बड़े लोगों के नाम आ जाते हैं, एक के बाद एक लोग सब अंदर जा रहे हैं। लगता है कि आपने सब अंदर नहीं जा रहे आप, लगता है कि एक मिनट देवांग जी, मेरे सवाल सुनिए। आपने कुछ ऐसे नाम लिए, मेरा निवेदन, हाँ, मेरे सवाल, मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ, आप जवाब दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आपने एक चोर दरवाजा खोला हुआ था जहां से लोग किसी तरह से नौकरी पा रहे थे, अचानक वहां पर धर पकड़ हुई और आपको वो बंद करना पड़ा। ये आप न्याय नहीं कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ भी। नहीं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं चोर दरवाजे की बात करके। पहले कहीं दरवाजा ही नहीं था,
मैंने दरवाज़ा बनाया और उसमें अगर सेंध लगाने की कोशिश हुई तो पकड़ा। और इसलिए इस बात का आज नहीं, इतिहास कभी मूल्यांकन करेगा कि पकड़ने वाला कौन है, जांच करवाने वाला कौन है। और आपने जो कुछ नाम लिए हैं बेमतलब के वो नाम लिए गए, कहीं किसी का कोई संबंध नहीं था, कहीं किसी का कोई रिश्ता नहीं था। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस तरह का कोई व्यक्ति सामने आया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, और ये कार्रवाई करने का हमें गर्व है। और नहीं तो ये चलता, हमने जरा सा भी अगर गड़बड़ हुई तो उस गड़बड़ को पकड़ने का काम किया। और इसलिए मैं इतना केवल निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसने जांच की वो अपराधी कैसे हो गया, जिसने जांच की उसी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश क्यों हुई। और ये कोशिश किन लोगों ने की? उन लोगों ने जिन्होंने कभी कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं थी। शिवराज जी, आप ये कह रहे हैं कि क्या आरएसएस की तरफ से कोई भी सिफारिश किसी अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मैं तो आज लोग जो लिखित में आपके जो लोग दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कोर्ट में दर्ज हैं, क्या वो गलत हैं बयान? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? एसटीएफ ने पूरी जो जांच की है वो तथ्यों के आधार पर की है, और उस जांच पर किसी को कोई संदेह होने का सवाल नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि एसटीएफ ने जांच बहुत अच्छी की है, और अपने फैसले में कहा कि सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है, उससे गलत संदेश जाएगा। और केवल हाई कोर्ट ने नहीं कहा, हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर तो हम सब विश्वास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसटीएफ ने जो जांच की है वो जांच बहुत अच्छी हुई है, और इसलिए इसको सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है। तो एसटीएफ ने जिनको माना, जिनके खिलाफ तथ्य और प्रमाण मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। अब राजनीतिक विद्वेष के कारण या राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए किसी का भी नाम ले दो तो हर कोई अपराधी हो जाएगा क्या? आप बार बार ये कह रहे हैं कि बड़ा गर्व होता है। मैं छोटा सा सवाल आपसे गर्व मैंने जांच पे, हाँ मैं छोटा सा सवाल ये अगर मेरा छोटा सा सवाल कभी होती नहीं। और इसलिए मुझे देखिए, एक तो ये है कि कोई मुख्यमंत्री अगर कहीं गंदगी है तो उसको और छुपा दे, सामने ना आने दे। और दूसरा देखिए, ये खतरा मेरे सामने भी था कि जांच कराएंगे, लोग पकड़े जाएंगे, तथ्य सामने आएंगे और उसके कारण कटघरे में खड़े किए जाएंगे। मैंने कहा कटघरे में खड़ा होना मंजूर है, लेकिन किसी तरह की गड़बड़ी होती रहे ये किसी भी कीमत पर मैं नहीं होने दूंगा, इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। शिवराज जी, शुरू में आप थोड़ा, मैंने जब कहा आप थोड़ा परेशान लग रहे थे, पर आप पूरे अब फॉर्म में हैं। नहीं, मैं तब भी परेशान नहीं था, अब भी परेशान नहीं। सवाल भी नहीं आप सुनना चाह रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं बार बार की गर्व है, पर शिवराज जी इस बार जांच पे है। जी जी जी, आप ये मत कह दीजिए कि घोटाले पे गर्व है। नहीं, घोटाले पे नहीं, घोटाले पे तो आपको कतई नहीं गर्व। आपको दुख है, शर्म है कि भाई मैंने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया, इतना इनको जिम्मेदारी दी और देखो ये जेल पर चले गए, इन्होंने ऐसी गड़बड़ की। लेकिन मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो फैसला अदालत करेगी। लेकिन तथ्य जो पाया गया, कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। चलिए, आपने हाल में एक एबीपी न्यूज को एक बयान दिया था, एक बार वो सुन लेते हैं। कांग्रेस के जमाने में कोई सिस्टम था ही नहीं। सिगरेट की पर्चियों पे लिख के नाम देते थे उस समय के कांग्रेस के लोग, और भर्तियां हो जाती थी। कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को मैंने सुधारा, और सुधारने के बाद एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में अगर किसी ने गड़बड़ी की तो वो पकड़ लिया गया। आपको ये जो आपने पर्ची दी, नाम लिख के देते थे, कौन लिख के देते थे? आप ऐसे ही हवाई आरोप लगा रहे हैं या आपके पास, आपके दिमाग में कोई नाम भी है? मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, और वो भी ये जानते हैं कि उस जमाने में भर्तियां कैसी होती थी। पर शिवराज जी, बड़ा खराब लिखी जाती थी, पर्ची भी लिखी जाती थी, नोट शीट लिखी जाती थी कि समस्त नियमों को शिथिल करके फलाने को सब इंजीनियर बना दिया जाए, फलाने को शिक्षक बना दिया जाए। संविधान किसी मुख्यमंत्री को इजाजत देता है कि सभी नियमों को शिथिल करो और नियुक्तियां दे दो? एक नहीं, सैकड़ों नियुक्तियां दे दी गई, उसकी जांच भी चल रही है। शिवराज जी, आपने कहा कि ये मुख्यमंत्री के दफ्तर, कौन से मुख्यमंत्री थे? क्यों आप नाम नहीं लेते, क्यों हिचकते हैं? श्री दिग्विजय सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उनकी पर्चियां आपको मिल जाएगी। नोट शीट घूम रही उनकी, तो लगातार घूमा करती थी। समस्त नियमों को शिथिल करके फलाने जी को फलाना बना दिया जाए। उस समय यह अंधेर हुआ है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष जो दिग्विजय सिंह जी के समय थे, वो उनको अधिकार था 6 महीने के लिए वो अस्थायी नियुक्ति कर सकते थे। अस्थायी नियुक्ति करते थे और 2 महीने में फिर दूसरे विभाग में संविलियन हो जाता था, और संविलियन होकर उनकी नौकरी परमानेंट हो जाती थी। और संविलियन जिन लोगों का हुआ वो धीरे धीरे सचिव स्तर तक पहुंच गए। एक नहीं, अनेकों प्रकरण ऐसे हैं। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस समय तो कुछ भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं थी। मुख्यमंत्री राजा हुआ करते थे, जो मर्जी में आए लिख दिया इसकी भर्ती कर दी जाए।
सारे नियम शिथिल कर दिए जाए। पर आप ये जो होता सिगरेट की पर्ची लाएं, क्या वाकई में सिगरेट की पर्चियों पे लिखा जाता? पर्ची होती होगी मुख्यमंत्री के पास तो। ऐसा होता था कि अगर कोई आया तो ये दिखाने के लिए मैं कितना पावरफुल हूं, लो ये जाके दे देना, हो जाएगा तुम्हारा। ये अंधेर होता था मध्य प्रदेश में। ये और ये अंधेर आप कह रहे हैं कि कौन करता था? मैंने एक नाम तो लिया ही, और बस एक ही नाम है कि और भी? स्वर्गवासी का नाम नहीं लूंगा मैं। एक स्वर्गवासी। शिवराज जी, बड़े पैमाने पर क्लर्क से, चपरासी से लेके सचिव और मंत्री तक के जो करोड़ों रुपया मिला, नोट मशीनें आपको लगाना पड़ी, तो क्या मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट राज्य हो गया, या ये छापे पड़े तो आप कहेंगे सबसे ईमानदार राज्य हो गया? नहीं, हमने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो इसके लिए 3 कदम उठाए। नंबर 1, हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, और उसमें ये हमने तय किया कि हर एक व्यक्ति को जो सेवा चाहिए वो निश्चित समय सीमा में दी जाएगी। उसके लिए अवसर तय किए, और अगर वो अधिकारी निश्चित समय सीमा में सेवा नहीं देगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसको देने का काम किया जाएगा। कई अफसरों पर जुर्माना लगा, हर्जाने के रूप में जिनके काम देर से हुए उनको पैसा दिया गया। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बना, जिसका बाद में कई राज्यों ने अनुसरण किया। नंबर 2, हमने ठेके की, आप जानते होंगे आलोक जी, मध्य प्रदेश में पहले क्या होता था, रैकेट्स बने रहते थे ठेकेदार के, और वो आपस में मिलके अलग अलग टेंडर डालते थे। हमने ई टेंडरिंग, ई पेमेंट और ई मेजरमेंट की व्यवस्था लागू की। मध्य प्रदेश में अब 2 लाख से नीचे के टेंडर भी ई टेंडरिंग के माध्यम से होते हैं। उस सारे रैकेट को हमने तोड़ने का काम किया। फिर नंबर 3, मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया कि आय से अधिक संपत्ति प्रथम दृष्टया अगर किसी के यहाँ पाई जाएगी तो उसके यहाँ छापा पड़ेगा, और छापा मार के वो संपत्ति जब्त की जाएगी, राजसात की जाएगी, और सालों तक भ्रष्टाचार के मामलों में कोई फैसला नहीं होता था, 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने लोकायुक्त कानून को ऐसा बनाया कि वो कहीं भी जाके छापे मार सकें। लोकायुक्त छापे मारते हैं, ईओडब्ल्यू छापे मारते हैं। मेरा निवेदन ये, पहले क्यों नहीं रोका गया? मैं ये जानना चाहता था कि जिस समय, जैसे अभी ये कह रहे थे व्यापम में भी समय रहते जो क्लर्क पैसा ले रहा था, जो अफसर पैसा ले रहा था, जब वो करोड़ इकट्ठा हो जाए उसके बाद उसको छापा मारे। ये पैसा कोई आज का थोड़ी है, कोई आज ही कमा लिया। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी है। जब जिसके बारे में सूचना मिली, लोकायुक्त ने छापे मारे, छापे मार के संपत्ति राजसात की, राजसात करके अपने इंदौर में ही आंगनवाड़ी हमने खोली। भाई भ्रष्ट राज्य नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मध्य प्रदेश की खूबी यह है कि मध्य प्रदेश ने गड़बड़ थी तो कार्रवाई की, और कार्रवाई करके गड़बड़ को बाहर उजागर करने का काम किया। मैं ये कहना चाहूँगा, और कार्रवाई करने के कारण अगर कोई ये कहता है कि मध्य प्रदेश भ्रष्ट है तो मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मैं कोई गड़बड़ अगर ऐसी होती है अंदर तो मैं उसको रहने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। 10 साल से आप लगातार वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आपको सिस्टम मालूम है, आपको मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, पॉलिटिशियन कैसे काम कर रहे हैं। तो आपका मुख्यमंत्री के नाम से कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ऐसा टेरर है क्या? क्योंकि नियम कानून कायदे तो सब हैं, लेकिन आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, देखते हैं कि वाकई मध्य प्रदेश के साथ ऐसा एक लेबल चस्पा हो गया है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में जो हो रहा है वही मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो क्या आप इसको अलग तरीके से देख सकते हैं? अभिलाष जी, आप पूरे राज्य को अच्छी तरह जानते हैं, और आप जानते हैं कि पहले मध्य प्रदेश में क्या होता था। लेकिन हमने जहाँ भी गड़बड़ हुई, करप्शन के मामले हुए, हमने प्रभावी कार्रवाई की। हमने किसी को नहीं छोड़ा, बड़े से बड़े को नहीं छोड़ा। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हमने कार्रवाई की। हमने ऊपर से लेकर मध्य प्रदेश की जो अब इमेज परसेप्शन बन रहा है, उससे आप कहीं व्यथित नहीं है, कहीं दुखी नहीं है? आपको लग नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश का नाम जो आपने इतनी 28% तक आपने उसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ पे ले गए, काफ़ी बीमारू के क्लब से बाहर लाए, लेकिन फिर भी आज मध्य प्रदेश का एक देखिए, मध्य प्रदेश की अगर पूरी छवि आप देखेंगे, मध्य प्रदेश का पूरा चेहरा देखेंगे, तो आप इससे हटके देखेंगे। एक तरफ मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने कार्रवाई जहाँ गड़बड़ है वहाँ की। गड़बड़ होती है सिस्टम में, इतने बड़े सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ ही नहीं होगी, कोई राज्य नहीं कह सकता। मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि जिसने आगे बढ़ के उस गड़बड़ को पकड़ा, और उसके कारण अगर किसी ने कहा अगर देखो गड़बड़ होती है, तो मैं नहीं मानता कि मुझे कोई अफसोस होना चाहिए। या कार्रवाई लगातार हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश जो पहले तबाह और बर्बाद कर दिया गया था, क्या वजह था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, मध्य प्रदेश में 3-3, 4-4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, मध्य प्रदेश में पानी नहीं था। आज मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ 24/7 बिजली पावर हम दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। 4000 मेगावाट बिजली की भी उपलब्धता नहीं थी जब दूसरी सरकारें थी। आज 14,400 मेगावाट बिजली हमारे पास है। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी दिवांग जी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के, और अकेले 10 साल में हमने उसको बढ़ा के 36 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया, और 3 साल में 50 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। शिवराज जी, दरअसल में जो ये हैंडलिंग हुई ना, वो बहुत खराब हुई।
आप तो सामने आते नहीं है कभी प्रेस के, अब आप आना शुरू हुए हैं। वरना बाबूलाल गौर जी ने कहा भाई जो आया है वो तो जाएगा ही, लोग मर रहे हैं, आप ऐसे आपके नेता बोल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय हमारे जो संवाददाता मारे गए उनके बारे में कहा मुझसे बड़ा पत्रकार कौन है। ये तो असंवेदनशील बात है। उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर आपने ये बातें सुनी हैं, आप जानते हैं इन बातों को। आप बीच में कहाँ छुपे हुए थे? आप किस मैनेजमेंट में आप लगे हुए थे? देखिए कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए सामने? दिवांग जी, मैं सामने नहीं, आपने देखा होगा 3 दिन लगातार जिस भी चैनल ने कहा बात करो, मैंने कहा बात करो सीधे। अब लेकिन इसी में एक छोटा सा सवाल, लेकिन क्या इस पूरे घोटाले के से आपकी छवि पर असर पड़ा है? देखिए, जो सच होता है वो सच होता है। सच के सूरज को असत्य के बादल लंबे समय तक ढांक के नहीं रख सकते। जो चीज़ है वो सामने आती है तो भ्रम का निवारण हो जाता है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ ये है कि मध्य प्रदेश की छवि जो खराब करने की कोशिश की गई है, मुझे वो मध्य प्रदेश जिसके बारे में मैं बता रहा था, हमने जहाँ सड़कों का जाल बिछाया, वो मध्य प्रदेश जिसकी विकास दर के बारे में अगर आप बात करें तो 7 साल से लगातार डबल डिजिट, ये चित्र भी जाने दीजिए दिवांग जी, नहीं तो ये अन्याय हो जाएगा। आप मध्य प्रदेश को पूरा सामने आने दीजिए। डबल डिजिट में विकास दर मध्य प्रदेश के लगातार 7 साल से बनी हुई है। 2 साल से हम विकास दर के मामले में नंबर 1 हिंदुस्तान में है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के मामले में दुनिया में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में मध्य प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं। 18%, 20%, 24% की विकास दर हम हासिल करने का काम कर रहे हैं। और उस मध्य प्रदेश के बारे में चित्र केवल ये जाए तो ये ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है। जो विकास मध्य प्रदेश का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और यदि आपको लगता है विकास बहुत हुआ है तो क्या आप एकदम नंबर 1 स्टेट हो गए हैं? आप बिल्कुल खुश हैं सारे विकास से? क्योंकि जिस रोड की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, अब भोपाल और इंदौर के बीच में बसें चलना बंद हो गई। ये रोड की स्थिति है। नहीं। अभी ये लेटेस्ट खबर है कि वहाँ बरसात के कारण इतना ये हो गया है, डूब गई। ये ऐसे कई है। बिजली की बात भले ही करते हो, लेकिन आज भी ऐसे कई गाँव है कि जहाँ बिजली का संकट है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। कई जगह है, भंडारण की स्थिति थी, जब आपके पास पैदावार ज़्यादा हो गई तो भंडारण की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम स्थिर सरकार होने के बाद भी क्यों नहीं हो पाई? अशोक जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि मध्य प्रदेश की जो हालत 10 साल में हुई, जब श्रीमान दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, सड़क, बिजली, पानी कुछ था ही नहीं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि जहाँ की डामर सड़क पहले गिट्टी सड़क हुई, गिट्टी सड़क फिर मिट्टी सड़क हो गई थी। पीछे जा रहे थे हम। विकास दर का हाल ये था कि जो मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ के मामले में माइनस, मतलब प्लस का तो सवाल नहीं था, माइनस मध्य प्रदेश चला गया था। उस मध्य प्रदेश में अगर 10 साल में आप देखेंगे तो मैंने निवेदन किया 7 साल तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में बनी रही। देश की जो एवरेज ग्रोथ थी, देश की जो ग्रोथ थी उससे लगभग दुगनी हमने हासिल की। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की मैंने आपसे बात की। आप अभी सिंचाई की बात अगर करें तो नर्मदा और छिप्रा को जोड़ने से लेके हमने 36 लाख हेक्टर ज़मीन में सिंचाई करके दिखाई। आप भंडारण की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो हमारा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है वो FCI के बाद दूसरे नंबर पर है, जिसने इतनी भंडारण की क्षमता निर्मित करने का काम किया है। अब हमें कैप स्टोरेज नहीं बनाने पड़ते। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा आप मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे पे कहीं से कहीं तक चले जाइए, इंदौर हो, भोपाल से सागर हो, आप कहीं भी चले जाइए, शानदार सड़कें हमने बनाने का काम किया है। हमने बिजली 14,400 मेगावाट तक उत्पादित करके दिए और 18,000 मेगावाट तक हम 3 साल में पहुंच जाएंगे। और अगर मध्य प्रदेश में आप देखें इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से तो 1,15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी आया है। TCS मध्य प्रदेश में आ रही है, इन्फोसिस मध्य प्रदेश में आ रही है, नरसिंह मुंजी और आपके सिम्बायोसिस आएंगे। शिवराज जी, जब ये लोग वहां पहुंच जाएंगे तब हम लोग इस पर और हमारी बात होगी। अब विकास की बात भी देवांग जी हो जाने। नहीं, बिल्कुल विकास की काफी बात है। मैं आपसे जवाब ही नहीं हुआ ना। मैं जी आप बोलिए। मेरा सवाल ये है, क्या आप इस विकास से खुश हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने गड्ढे कांग्रेस की सरकार करके मध्य प्रदेश में गई थी उसको भर के हम तेजी से आगे बढ़े हैं। और आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है विकास के मामले में 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार हमने हासिल किया है। हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के बच्चों को बदनाम ना करे कोई। यही मध्य प्रदेश के बच्चे, अभी IIT की परीक्षा हुई, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी। UPSC के एग्जाम वो तो हम नहीं लेते, उसमें मध्य प्रदेश के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। क्लेट के एग्जाम में मध्य प्रदेश के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। NIT में मध्य प्रदेश के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सब गड़बड़ हो गया, कहीं कोई ठीक बचे ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के पूरी उत्तरी हिस्सों में डकैतों का आतंक होता था। शाम को 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। डाकू या तो सारे मार दिए गए
या भगवान या फिर जेलों में पहुंच गए। आज एक भी सूचीबद्ध डाकुओं का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। नक्सलवाद को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है। ऑर्गेनाइज क्राइम मध्य प्रदेश में नहीं होते, छुटपुट अपराध होते, मैं नहीं कहता, उसके बारे में इनकार नहीं करता। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से आप आरएसएस का एजेंडा कैसे चला देते हैं? यानी आपने सूर्य नमस्कार करवा दिया बच्चों से, आदिवासी इलाकों में कहा कि भाई उनको अंडे नहीं खाने चाहिए। क्या ये बातें पता नहीं कहां से क्या ये बातें मैंने सही कभी हैं? कही नहीं। क्या ये बातें सही हैं? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, एक तो कोई एजेंडा है तो विकास का एजेंडा है, जन कल्याण का एजेंडा है, और विकास के एजेंडे पर किसी भी मापदंड पर मध्य प्रदेश को माप लीजिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जितना बेहतर काम पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में हुआ है उसके पहले कभी नहीं हुआ। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आंकड़ों के साथ कहता हूँ, तथ्यों के साथ कहता हूँ। और जहाँ तक आप संघ की बात कर रहे हैं, हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, हमें गर्व है उस पर कोई उसका सवाल नहीं है। लेकिन कोई एजेंडा थोड़ी है, एजेंडा है तो जन कल्याण का एजेंडा है। ये अब आप अगर अंडे वाली बात गलत है क्या? ये तो गलत है बिल्कुल। कभी मध्य प्रदेश में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई। हमने ये कहा कि हम मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध देने का काम करेंगे। किसी ने शुरू कर दिया कि अंडा बंद कर दिया। अंडा मध्य प्रदेश में कभी दिया ही नहीं गया। अभी जो IIT की परीक्षा हुई है उसमें मध्य प्रदेश के आदिवासी बेटा बेटी सिलेक्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के बेटा बेटी और जाति के बेटा बेटी सिलेक्ट हुए हैं। अभी मैंने उनको CM हाउस में सम्मानित किया। बैगा जाति आपने नाम सुना होगा, जो विलुप्त होने के कगार पर थी, उस बैगा जाति के बेटा बेटी मध्य प्रदेश के IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं। और सरकारी स्कूलों के बच्चे जिनको सरकारी हमने कोचिंग देने का काम किया है। आपने पुराने कांग्रेस सरकारों के बारे में भी बोला कि वहाँ उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन आप पर आरोप लगाया है। पर प्रधानमंत्री ने भी इन लोगों को समय दिया मिलने के लिए। मार्च में दिग्विजय सिंह जी गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में बस मुझे ये पूछना है कि केंद्र या जो सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी की, BJP की, क्या आप उसकी सपोर्ट से खुश हैं कि उन्होंने आपका साथ दिया और आप जो बात कहना चाहते हैं उसकी पुष्टि की और उसी को माना? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है कि वह किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, मिलना चाहे तो उनको समय देते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया। जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री जी के पास क्यों गए थे, बोले मुख्यमंत्री ने जो हार्ड डिस्क निकली थी एक्सेल सीट, उसमें CM लिखा हुआ था 48 जगह, और वो काट के गवर्नर लिख दिया, मिनिस्टर लिख दिया। अब मैंने खुद ये कहा कि इसकी जांच SIT से निवेदन किया कि इसकी जांच करो। SIT से निवेदन किया, SIT ने जांच की, तो जांच में ये पाया गया, और वो मैंने नहीं कहा, SIT ने जो रिपोर्ट की हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे वो कूट रचित थे, फोर्ज थे और इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए किए गए थे। इसकी और गहराई में जाएंगे तो कांग्रेस एक आरोप लगाती है वो झूठ निकलता है, तो फिर दूसरा लगाती है वो झूठ निकलता है, तो फिर तीसरा लगाती है। जहां तक आपने सपोर्ट की बात की, मैं भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। तीसरी बार इस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, और मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि पूरी पार्टी एकजुट है, हम सब लोग साथ खड़े हैं। और मुझे जो पार्टी में प्यार और स्नेह मिलता है उससे मैं सचमुच में गदगद और प्रसन्न हूं। पर शिवराज जी, आपने भी तो इसमें एक तरीके से नहला पे दहला लगाया। आपने भी तो कोशिश की, आपने 10 जनपद चिट्ठी लिखी, सोनिया जी से समय मांगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि वो समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या जवाब दिया उन्होंने? मैंने मैडम से ये निवेदन किया था चिट्ठी लिख के कि आपके नेता जमीन पे तो हमें हरा नहीं पाते, झूठे आरोप लगा के छवि खंडित करने का काम करते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता झूठे आरोप लगाते हैं, असत्य आरोप लगाते हैं, आपने उनसे समय मांगा, वो समय दे रही हैं कि नहीं? असत्य निकलते हैं तो इससे कांग्रेस की छवि भी खराब होती है। मैंने समय मांगा, उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया मुझे। नहीं दिया। पर मैं आपसे दूसरा इसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं कि दिल्ली में जो बड़े नेता हैं आपके, यानी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो आपको समय मांगने पर समय दे रहे हैं? उनसे हम तो लगातार मिलते रहते हैं समय। मैं तो ये मानता हूं कि लगभग 15 दिन में एक बार मेरी प्रधानमंत्री जी से भेंट होती है, अलग अलग मुद्दों पर भेंट होती है। ये आपकी जानकारी में होगा कि जो एक बहुत प्रमुख सब ग्रुप उन्होंने बनाया नीति आयोग का, उसका मुझे चेयरमैन बनाया। मुझे प्रमुख जवाबदारी सौंपी कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में फंडिंग पैटर्न क्या होने चाहिए। एक नहीं, ऐसी अनेकों जवाबदारियां वो हमें सौंपते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सौंपते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी सौंपते हैं। गिरिजाशंकर जी, आप अपना सवाल। जो यूपीए सरकार के दौरान आपने चुनाव सुधार को लेकर, फसल बीमा योजना को लेकर उसी गड़बड़ी को ठीक करने की बात बहुत की। अब सरकार दिल्ली में भी आपकी है, राज्य में आपकी है, इन मुद्दों पर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि चुनाव सुधार के बारे में मैं पहले भी लगातार बोलता रहूं। अब प्रधानमंत्री जी सजग हैं
और प्रधानमंत्री जी ने ये प्रयास प्रारंभ किए हैं कि लगातार होने वाले चुनाव ये कुल मिला के देश में विकास को अवरुद्ध करते हैं, और इसलिए कंसेंसस बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि सब राजनीतिक दलों में अगर सहमति बन जाए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी एक साथ हो जाए, और सब चुनाव एक साथ होंगे तो विकास भी अवरुद्ध नहीं होगा, धन का अपव्यय भी रुकेगा और व्यवस्था को हम और ठीक बना पाएंगे। फसल बीमा योजना के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी विचार कर रही पूरी गंभीरता के साथ कि देश में अगर किसानों को बचाना है हमको, तो ऐसी फसल बीमा योजनाएं, देखिए 3 उपाय करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी, दूसरे, उत्पादन के ठीक दाम देने पड़ेंगे, और तीसरे, अगर किसान की फसलों का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और वो भरपाई के लिए 2 कदमों की बात मैं विस्तार में जाकर नहीं करूँगा, वो भरपाई हो सकती अच्छी फसल बीमा योजना से। पुरानी सरकारों ने जो फसल बीमा योजना चलाई वो बहुत डिफेक्टिव थी, वो किसान के लिए नहीं थी, वो वस्तुतः बीमा कंपनियों के लिए थी या बैंकों की रिस्क कवर हो जाए इसके लिए थी। हम नई फसल बीमा योजना के बारे में मध्य प्रदेश में ही मैंने एक कार्यशाला बुलाई थी, जिसमें देश नहीं दुनिया के कई देशों के लोगों को हमने बुलाया था, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि फसल बीमा योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें बीमा कंपनी का कोई काम ही ना हो, क्योंकि बीमा कंपनी मुनाफा कमाने आएगी। इसलिए किसान कल्याण कोष जैसी रचना करके हम कोई तय कर दें कि 50% से ज़्यादा नुकसान अगर किसान का होगा तो 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको राहत की राशि, उसको फसल बीमा योजना का पैसा दे देंगे, तो उसके नुकसान की अगर पूरी भरपाई हो जाएगी तो वो आत्महत्या नहीं करेगा, वो जिंदगी से निराश नहीं होगा। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र की अनुमति लेके हम नई फसल बीमा योजना बहुत जल्दी लाने वाले हैं। चलिए अब फिर से इधर को आते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके एक वरिष्ठ नेता अब दिल्ली आ गए हैं, आप उनको छोड़ते क्यों नहीं हैं? अभी वो आपके राज्य में भी मंत्री हैं, दिल्ली में भी हैं, कहीं ये डर है कि भाई जो भी सवाल पूरा छोड़ दीजिए। आपको ये लगता है कि राज्य में जाने का एक रास्ता दिल्ली से भी है, जैसे आप आए थे, पहले दिल्ली आओ फिर राज्य में जाओ, क्या ये डर है आपको कहीं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को डर नाम की चीज कभी नहीं होती। पता नहीं डर आपके मन में कैसे बैठ गया, जब मैं आया तब भी कह रहे हैं आप डर रहे हो क्या? मैं कभी किसी से नहीं डरता, एक बात, लेकिन मैं विनम्र कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। राजनीति मेरा शौक नहीं है, राजनीति मेरा धंधा नहीं है, राजनीति को मैंने धर्म के रूप में स्वीकार किया है। राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो भी अपनी ज़िंदगी का योगदान अपने प्रदेश की बेहतरी में दे सकता हूँ, जनता की सेवा में दे सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए डर का कहाँ सवाल, हम तो विकास में लगे हुए हैं। तो ये अदला बदली हो कि विजय वर्गीय को राज्य भेजा जाए, आपको केंद्र में बुलाया जाए, और मंत्रालय भी फिक्स कर दिया यहाँ तो पत्रकारों ने। को पूछते हो बाबा, पर इसके लिए आप तैयार होंगे? ये तो काल्पनिक सवाल है, उसका उत्तर देने की जरूरत क्या है? आपको भी वहाँ 10 साल हो रहे हैं लगभग, आपको और आपकी बीजेपी सरकार उसको लगभग 12 साल वहाँ पे हो रहा है, और बहुत सारे पुराने घोटाले अब सामने आ रहे हैं। जैसे विधानसभा का खुद आपने जिक्र किया कि वहाँ पे बहुत गलत तरीके से वहाँ पे नियुक्तियाँ हुई थी, वो अभी सामने आया, उसमें पुलिस केस हुआ। सरला मिश्रा कांड 18 साल बाद सामने आ रहा है। सत्यदेव कटारे जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके पैन कार्ड निकल के अब सामने आ रहे हैं। तो जो आपके विरोधी हैं वो आपको इसकी छवि के विपरीत मान रहे हैं कि आप तो ऐसी राजनीति करते नहीं हैं, आप बदले की राजनीति कर रहे हैं, और आपके जो समर्थक हैं वो बोल रहे हैं ये संयोग है। नहीं, देखिए, सरला जी वाला जो मामला था, उनके भाई, दोनों भाई इसके पहले भी मिले, उन लोगों ने ज्ञापन सौंपे, हम लोगों ने ज्ञापन लिए, कोई आज पहली बार नहीं मिले, इसके पहले भी मिले। उस दिन ये संयोग था कि वो विधानसभा में थे, और जब मैं निकल के जा रहा था विधानसभा में तो उन्होंने मुझे रोका, और रोका बहुत आग्रहपूर्वक, पाँव पकड़ के, उन लोगों ने पाँव पकड़ लिए और नीचे बैठ गए, और मुझे कहा कि इसकी आप CBI जांच करवाएं। मैं बड़ी मुश्किल से उनको साथ ले गया कक्ष में कि हम इसका परीक्षण करवाएंगे। तो ये संयोग भी हो सकता है और तथ्य भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी ऐसी प्रतिशोध की राजनीति नहीं की, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कोई गड़बड़ करें। अब जब ये मामले हैं विधानसभा की भर्तियों की, ये भी आज के केवल नहीं है, इनको लेके पहले भी लोग कोर्ट में जा चुके हैं, अब नई चीजें निकल के आती है तो उसकी जांच की बात जरूर की, जांच करेंगे। शिवराज जी, आपकी सादगी है, मतलब आप कह रहे हैं कि इसको बाकी और मामलों से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, ये जो मामला है आप ऑन मेरिट ले रहे हैं, 10 साल बाद, काफ़ी पुराना ये मामला है, कई साल से चल रहा है, पर आप इसको उनके भाइयों के कहने पर ले रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया। निमिष, आप अपना सवाल पूछें। शिवराज जी, मेरा सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि पिछले 10 साल में आप लगातार इन्वेस्टर समिट्स करते हैं, आप मध्य प्रदेश में करते हैं, आप मुंबई आते हैं, आप दिल्ली आते हैं, आप विदेशों तक में जाते हैं, सबको कहते हैं आप मध्य प्रदेश आइए। घोषणाएं होती हैं, बड़ी कंपनियां नहीं आती, कुछ 1-2 बड़े कंपनियां आती हैं, वो अच्छी घोषणाएं करती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर
कुछ नहीं होता। आप ही के पड़ोस में आप ही के साथी रहे हैं जो अब प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उन्होंने भी, वो भी सबमिट करते थे, उनके पास भी इन्वेस्टमेंट आता था। आपका पड़ोसी इस मामले में बहुत सफल होता है, लेकिन आप पिछड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत है कि आप ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा सा ध्यान हटाकर युवाओं की टास्क फोर्स बनाएं और इसको प्रोफेशनल तरीके से करें? 10 साल हो गए हैं सर। मैं 2 साल, 2 चीज़ें केवल आपसे कहना चाहूँगा। एक तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। 1,15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में ज़मीन पर उतर गया है, उत्पादन प्रारंभ हो गए हैं। आपके एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट नीमच में शुरू हो गया है। आपकी जानकारी में होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी थी मध्य प्रदेश में, पंजाब से के कई इंडस्ट्रिस्ट मध्य प्रदेश आए हैं। TCS, इन्फोसिस, उनके कैंपस इंदौर में बनाने का काम हो रहा है। पावर प्लांट्स कई मध्य प्रदेश में लगे हैं। दवाइयों के निर्माण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काफ़ी आगे हैं। अलग अलग कंपनीज मध्य प्रदेश में आ गई हैं। आपने इंडस्ट्री की बात की, लेकिन राजीव रंजन श्रीवास्तव एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको उठा रहे हैं। जी, आप लगातार विकास की बात करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के लगभग 60% बच्चे जो गरीब तबके के हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे में जब बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो आपके जो विकास के दावे हैं वो कितना मायने रखते हैं? देखिए, मैंने जो बातें कही है अभी वो सारी तथ्यों पर आधारित है, केवल आंकड़े नहीं हैं। और मध्य प्रदेश में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता तो आज मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पादन को अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 साल में दुगना हो गया, लगभग 4 साल में दुगना हुआ। पर कैपिटा इनकम अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे 2002 और 3 में पर कैपिटा इनकम थी 3-4 तक लगभग 13,000 रुपया, अब वो बढ़ के हो गई है लगभग 59,000 रुपया के आसपास पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। हम लोगों ने कुपोषण दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं, जिसमें आंगनबाड़ी में दूध देने की बात भी जो हमने शुरू की, उसमें से पता नहीं अंडा कहाँ से निकल गया, हमने वो भी शुरू की है। IMR, MMR अगर आप देखेंगे तेज गिरावट उसमें हो रही है। तो लगभग सभी सेक्टर्स में काम हो रहा है और सभी पैमाने और मापदंड पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्जुन सिंह जी ने जो 84 में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, जिसके कारण काइनेटिक होंडा या दूसरी कंपनियां आई या ऑटो इंडस्ट्री आई, उसके बाद मध्य प्रदेश में ना तो ऑप्टिक फाइबर में ना किसी एरिया में कोई काम नहीं हुआ। हमने 27 नए औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में विकसित करने का काम किया है, जिनमें इंडस्ट्री आ रही है। छोटे छोटे शहरों में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछ रहा है। लगभग 2 लाख यूनिट लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की लगी है। शिवराज जी बताइए कि अगर ये बात आपकी सही है तो गुजरात कैसे आपसे आगे निकल जाता है? नहीं, गुजरात तो देखिए बहुत आगे है ही। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबसे अच्छे हैं। गुजरात में तो आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से भी गुजरात विकसित प्रांत रहा है। और दूसरी एक विशेषता रही है कि वो प्रांत जो समुद्र के किनारे रहे हैं, जिनके पास अपने पोर्ट रहे हैं, उनके पास एक अलग एडवांटेज होता है। हम तो लैंड लॉक्ड प्रदेश है मध्य प्रदेश के, लेकिन हमने जो सेंट्रली लोकेटेड हैं हम उसको अपनी ताकत बनाने की कोशिश की है। इसमें जो मैंने शुरुआत में कहा, जो आपके प्रशंसक अडवाणी जी ने कहा कि भाई एक बीमारू राज्य को खड़ा करना गुजरात जो एक विकसित राज्य है उसके मुकाबले ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, आप सहमत हैं इससे? देखिए, गुजरात की अपनी व्यवस्था विशेषता है और नरेंद्र मोदी जी जैसा कल्पक नेतृत्व गुजरात को मिला। कल्पनाशील मस्तिष्क के वो धनी हैं और आइडियाज उनके पास इतने हैं कि वो बेजोड़ मैं उनको कह सकता हूँ। तो निसंदेह गुजरात को आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, एक पिछड़ा राज्य, एक बीमारू राज्य, एक ऐसा राज्य कि जहाँ कुछ था ही नहीं, उसको वहाँ से उठा के यहाँ तक लाना वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। शिवराज जी, जब ये अडवाणी जी ने बात कही थी उसी दौरान और भी बहुत सारी बातें कही गईं और एक तरीके से आपको बहुत बड़ा नेता के तौर पर भी पेश किया गया। ये भी छपा अखबारों में कि भाई अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार शिवराज क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने ये काम किए हुए हैं, बड़ा लंबी एक लिस्ट गिनवाई गई। क्या आपको लगता है कि अब जब आप मुड़ के देखते हैं कि वो जो दौर चला, वो जो बातें हुई, उसका आपके राजनीतिक जीवन पर कोई भी असर पड़ा? देखिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान में बहुत अंतर है। मोदी जी वैश्विक नेता हैं और उनमें जो क्षमता है काम करने की, उसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। हमने और हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि उनके अलावा कोई दूसरी लीडरशिप हो सकती है इस समय, और इसलिए इस तुलना को आप मत कीजिए। मध्य प्रदेश में जो कुछ बेहतर हो सकता है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी बेजोड़ हैं
और उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। इस समय बीजेपी के 3 बड़े नेता संकट में हैं, विवाद में हैं, जो भी कह लीजिए, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज। क्या ये केवल इत्तेफाक की बात है कि ये तीनों किसी न किसी समय मोदी विरोधी थे? कोई सवाल ही नहीं है, हम सब मोदी जी के साथ हैं। ये कयास केवल लगाए जाते हैं। मैं पूरे गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, हम सब लोग एक टीम के नाते साथ खड़े हैं और उनका स्नेह और विश्वास सबको प्राप्त है। मिलकर एक टीम काम कर रही है। शिवराज जी बताइए, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में आपके बारे में कही जा रही हैं, जिस तरह के चुटकुले बनाए जा रहे हैं, यानी अब आपका नाम भी बदल दिया गया है, शिवराज की जगह लोग शवराज बोलते हैं, कैसा आप जब बात करते हैं, घर में जब बैठते हैं, कैसा आप महसूस करते हैं? और भी चुटकुले में आपने जरूर केवल एक ही चीज़ मेरे मन को चुभती है, जिसको मैं साफ करके ही दम लूँगा, वो ये कि मध्य प्रदेश के बारे में गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश की। अब स्वराज मध्य प्रदेश को कहेंगे क्या? मध्य प्रदेश में क्या केवल सबों का अंबार दिखाई देता है? मैं अगर कोई तकलीफ देने वाली बात है, देखो मुझे तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि सच तो सच है। अगर आज भ्रम का कोहरा है तो कल सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्षमा कीजिएगा कि केवल आरोप के आधार पर कोई समाचार एकदम बिना तथ्य देखे सामने आएगा तो उसके कारण भी भ्रम फैलता है। मेरा पूरा अपना विश्वास है कि मीडिया ही इस भ्रम को साफ करेगा कि सच ये है। जैसे जैसे वो सामने आता जाएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आखिरी सवाल, बातें आप जब आपको अब मिल रहा है तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या बेहतर नहीं होता कि आप जुलाई 2013 में ही सीबीआई की जांच करा देते? क्योंकि कुछ मामलों में, शैला मसूद मामलों में, डागा वाले मामलों में, सब में आपने सीबीआई की जांच का तुरंत आदेश दिया, तो इसमें एक तरीके की हिचकिचाहट क्यों रही? इसमें हिचकिचाहट नहीं रही, चूंकि कुछ मित्र जब हमने जांच शुरू की और लोग पकड़े गए तो हम जांच से संतुष्ट थे। कुछ मित्र हमारे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। कुछ मित्र फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा अपने देश की न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है। हाई कोर्ट कहे जांच की आवश्यकता नहीं सीबीआई की, सुप्रीम कोर्ट कहे जांच की आवश्यकता नहीं है, और हम अपने मन से कहते कि जांच करो सीबीआई की, तो उन पर अविश्वास भी होता और एक तरह से अवमानना भी होती। इसलिए उस समय हम सीबीआई को हमने जांच नहीं दी। ये बात सच है कि उस समय भी सीबीआई को दी जा सकती थी, लेकिन बाद में जब मैंने बताया कि 3-4 दिन जैसा वातावरण बना देश में और मुझे लगा कि इस समय ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने कोर्ट से प्रार्थना की कि हाई कोर्ट अब ये जांच, हाई कोर्ट को भी हमने प्रार्थना की और सुप्रीम कोर्ट को भी कि अब ये जांच सीबीआई से कराई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंड को अप्रिशिएट करते हैं और उनके आग्रह पर ये जांच सीबीआई को देते हैं। तो बात सच है आपकी, लेकिन उस समय चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था, इसलिए सीबीआई को जांच नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब रैपिड फायर। शिवराज जी, ये वो दौर है जिसमें हम आपसे 5 सवाल पूछते हैं। मैं 5 सवालों के लिए आपको 2-2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है, और अगर 5 में से आपको कुछ सवाल मुश्किल लगे तो ये वो हिस्सा है जहां मना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना है। और 5 में से आप 3 सवाल के जवाब सही देते हैं तो ये एक गिफ्ट हैम्पर है एबीपी न्यूज़ की तरफ से जो हम आपको देंगे। तो मैं आपकी इजाज़त से शुरू करूं? जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आपसे पहला सवाल है कि आप बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? तब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपको दोनों में से एक चुनना है शिवराज जी। देखिए ऐसा तब अटल जी थे। अटल जी हम सब, आप चाहें तो सवाल छोड़ भी सकते हैं, पर आपको चुनना केवल एक ही है। लेकिन हमको ये कहना है कि अटल जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, इंक्लूडिंग नरेंद्र भाई। उनके भी मार्गदर्शक अटल जी हैं और वो आज भी अटल जी से मिलने जाते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई ने जो काम किया है, एक वैश्विक लीडर के रूप में वो उभरे हैं और सारी दुनिया ये स्वीकार करते हैं। मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, तो आप क्या अटल बिहारी वाजपेयी को बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं या आप ये सवाल छोड़ना चाहते हैं? मैंने कहा अटल जी जब थे, रास्ता भी दे रहा हूं, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब अटल जी बेहतर प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और वो काम केवल देश नहीं, उस काम के कारण उनका नेतृत्व पूरी दुनिया में निखरा है। चलिए, जिस फॉर्मेट में सवाल है वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मैं जवाब नहीं ले रहा हूं आपसे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आपके अनुसार अच्छा भजन कौन गाता है, शिवराज सिंह चौहान या कैलाश विजयवर्गीय? अनूप जलोटा। चलिए, अनूप जलोटा तो हो गए, उसके बाद इन दोनों में से अच्छा भजन कौन गाता है? नहीं, भजन तो कैलाश विजयवर्गीय अच्छा गाते हैं मुझसे। चलिए,
कम से कम एक सवाल का जवाब आपने अब तक दिया है। आप अगला राष्ट्रपति किसको देखना चाहेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी? नहीं, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा। ये सवाल है काल्पनिक, इसलिए कि आज कुछ तय ही नहीं है और पार्टी तय करेगी। चलिए 2 सवाल और बचे हैं। आपके जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं उनमें आप किसको ज़्यादा सक्षम मानते हैं, दिग्विजय सिंह को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को? मैं तो इनको विरोधी नहीं मानता, ये तो मित्र है। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। ये दुश्मन नहीं है, प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इनमें आप परम मित्र किसको मानते हैं, दिग्विजय सिंह को या ज्योतिरादित्य सिंधिया? दिग्विजय सिंह तो परम मित्र हैं ही हमारे शुरू से। तो आप दिग्विजय सिंह इसका जवाब दे रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल है कि आप किससे ज़्यादा परेशान रहे, जो डंपर घोटाला हुआ उससे या व्यापम घोटाला हुआ उससे? ऐसा है कि डंपर की भी आपको पूरी सच्चाई पता है। आरोप लगा और गलत सिद्ध हो गया, कोर्ट से हो गया, कचहरी से हो गया, सब जगह से हो गया, और ये भी गलत है। लेकिन मैं व्यापम के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि इसके कारण प्रदेश की जो इमेज खराब हुई है उसने मुझे बहुत आहत किया है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि इसके कारण प्रदेश की छवि को नुकसान पहुँचा है, और मैं कटिबद्ध हूँ कि सारी चीज़ें पूरे देश के सामने मैं साफ करूँ। चलिए, व्यापम को आप मान रहे हैं, तो आपने 5 में से 3 सवाल दे दिए। शिवराज जी, आपको बधाई, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप पहले मेहमान हैं जिन्होंने 3 सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो मैं आपको ये ABP न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद। बहुत अब एक बार मेरी गुजारिश है, मध्य प्रदेश देखने जरूर आए। इतना अच्छा प्रदेश है, इतना प्यारा प्रदेश है, कम से कम एक बार खुद आंखों से देखिए। वो मध्य प्रदेश, मेरी तरफ से निमंत्रण है। आपको मध्य प्रदेश टूरिज्म की वो लाइन याद है क्या, जिसमें आप अजब गजब बताते हैं? हाँ, MP अजब है, उसमें क्या दिक्कत है, आप देखेंगे तो पाएंगे। धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के खास मेहमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हुए कि झूठ के बादलों में सच के सूरज को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। इंतजार रहेगा सूरज का। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए ABP न्यूज़।